सेंटर ऑफ मास चैप्टर का नाम है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इजी टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है सारा का सारा। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, मान लो आपके हाथ में एक ऐसे डंडा है, ठीक है, आप ऐसे करके उसको एक जगह पे बैलेंस कर सकते हो ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बैलेंस करना चाहूँ तो मैं बैलेंस कर सकता हूँ, यस और नो? ये बैलेंस कैसे हो रहा है सर? जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है। आपने बिल्कुल सेंटर में ऐसे ऐसे उंगली रखी हुई है, इसलिए ये बैलेंस है, यस और नो? है ना, बोल सकते हैं आप लोग? अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, ये जो डंडा है या ये जो रॉड है, ये नॉन यूनिफॉर्म कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है। एक तरफ से भारी है, एक तरफ से हल्की है ना, एक तरफ से मोटी रोड मान लो, एक तरफ से पतली सी है। तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे सेंटर में बीच में उंगली रखने से, या बिल्कुल ऐसे सेंटर में उंगली रखने से बताओ क्या ये बैलेंस हो जाएगी? नहीं होगी ना, वो भारी वाली साइड ऐसे करके गिर जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी उंगली को लेफ्ट साइड, मतलब भारी वाली साइड लेके जाना पड़ेगा, यस और नो? और फिर वहां पे कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा ये, यस और नो? बोलो भाई, बैलेंस हो जाएगा ना? ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इसके सेंटर के नीचे एक सपोर्ट लगाया और ये बैलेंस हो गया। मैं कहता हूं जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है, यस और नो? जितना मास इधर है उतना ही मास उधर है, हमने सेंटर पे रखा हुआ है, यस और नो? अब ये तो हो गया वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, सारा मास लेंथ के अलोंग है। अगर मैं कहूं मेरे पास एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, टू डायमेंशनल है, अब बताओ क्या मैं यहां पे उंगली रखूंगा तो काम चल जाएगा? क्या मैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इस वाले एंड पे यहाँ पे उंगली रखूंगा तो काम चल जाएगा? क्या क्या करना पड़ेगा? बैलेंस कर सकता हूं मैं, ऐसा नहीं है बैलेंस नहीं कर सकता। देखो एक एट सम पॉइंट ये भी जाके क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अरे 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 अरे, हो ही नहीं रहा क्या सर? फिजिक्स का शब्द गलत है, बैलेंस हो रहा है ना, एट सम पॉइंट बैलेंस हो जाएगा, यस और नो? चाहे आपको चेयर बैलेंस करनी हो, चाहे आपको नोटबुक बैलेंस करनी हो, या कोई भी आपको थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बैलेंस करना हो, आप बैलेंस कर सकते हैं किसी न किसी पॉइंट के ऊपर, यस और नो? तो एक्चुअली क्या होता है कि उस पॉइंट के अबाउट मास जो है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना? जैसे हमने ये अभी नोटबुक का एग्जांपल दिया, तो बोलो हमने यहाँ पे बीच में ऐसे उंगली रखी थी नोटबुक के, जितना मास इधर है उतना ही मास उधर है, जितना मास इस पॉइंट के आगे है उतना ही मास इस पॉइंट के पीछे है। तो हमने क्या किया है, सेंटर ऑफ मास के जस्ट नीचे क्या किया है, सपोर्ट लगाया और हमारा ऑब्जेक्ट बैलेंस हो गया। तो असल में हम जो ये पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास, जो मैंने बोला ये क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम सारी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट जहां पे हम ऑब्जेक्ट का सारा मास कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, होता नहीं है। भाई नोटबुक है, नोटबुक का मास पूरी नोटबुक में फैला हुआ है, यस और नो? रॉड है, रॉड का मास पूरी रॉड में फैला हुआ है, लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए इसका जो मास है, रॉड का मास है, वो यहां पे मान लो इसके सेंटर पे, ठीक है, और जैसे ही मैं यहां पे ऐसे सपोर्ट लगाऊंगा तो क्या होगा, वो सारा का सारा मास जो कि अब एक कहां है, एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है, वो सारा का सारा मेरी उंगली पे आ गया, ना ही मास इधर जाएगा ना इधर आएगा, बोलो बैलेंस हो जाएगा ना? सिमिलरली फॉर नोटबुक, सिमिलरली फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। गलत बोला, समझ में आया? तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन, सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट एट विच ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। पहले ही बोल दिया इमेजिनरी पॉइंट, ठीक है भाई, रियल पॉइंट ये नहीं है। अच्छा सर वो तो ठीक है, लेकिन इतना इमेजिनरी वाले पॉइंट को पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जब हमें किसी सिस्टम के इंटरनल वर्किंग से कोई मतलब ना हो, तब हम क्या स्टडी करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टडी करना चाहते हैं। अब उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखे कहां? फॉर एग्जाम्पल ये एक गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल आई नो इट इज नॉट ए वेरी ब्यूटीफुल कार, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, थोड़ी सी इसको ऐसे कर दे, ऐसे कर देंगे तो ये इको जैसी बन जाएगी, है नहीं, है ना? आई नो कि ये बहुत ज्यादा सुंदर गाड़ी नहीं लग रही होगी,
लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टडी करना चाहूं, फिजिक्स के लॉज तो चेंज नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे। मुझे बताओ, अगर मैं इसको एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टडी करना चाहूंगा तो इसका मास कहां पे मानूंगा? क्या सारा मास इस टायर के ऊपर कंसंट्रेटेड मान लूंगा? क्या इसकी छत पे सारा मास कंसंट्रेटेड मान लूंगा? क्या इसके आगे 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 वाले बम्पर पे कंसंट्रेटेड मान लूंगा? नहीं। कहां मानना पड़ेगा? एक ऐसा पॉइंट जहां से मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना भाई। यहां पे एक पॉइंट होगा, यहां कहीं, इससे आगे भी लगभग उतना ही मास है और पीछे भी उतना ही मास है। यस और नो? है ना? इसके इधर वाली साइड भी इतना ही मास है, इधर वाली साइड भी इतना ही मास है। यस और नो? और इसके ऊपर भी इतना ही मास है और इसके नीचे भी इतना ही मास है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल हो गया ना। अब नोटबुक में तो सिर्फ आगे पीछे ऊपर नीचे देख रहे थे, हम इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? ऑल 3 डायरेक्शंस देखना पड़ेगा। यस और नो? क्लियर होगी बात? तो सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कहां होगा सेंटर ऑफ मास? लगभग पेट के अंदर होगा। और अगर इंसान बहुत ज्यादा मोटा है तो भी पेट के अंदर ही होगा। यस और नो? इमेजिन करो कोई इंसान है जिसकी टांगे बहुत पतली पतली है, ठीक है, लेकिन अपर बॉडी बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल जैसे होता है ना, वो एक आधा बॉडी बिल्डर होता है, वो लेग्स की एक्सरसाइज नहीं करता जो, है ना, जो टांगे बिल्कुल पतली पतली होती हैं और अपर बॉडी बहुत हैवी होती है, तो क्या होगा? द सेंटर ऑफ मास विल बी अपवर्ड्स। एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ होगा, चेस्ट के पास। यस और नो? क्योंकि ऊपर जितना मास होना चाहिए नीचे भी उतना ही मास होना चाहिए। यस और नो? जैसे आप लोगों ने एक मयूर आसन करके एक पोज होता है, मयूर आसन सुना है? मोर, मयूर मतलब मोर, मोर वाला आसन। उसमें आपको ऐसे लेट जाना होता है, ऐसे फ्लैट हो जाना होता है, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं? ऐसे करके लेट जा रहे हैं, इमेजिन करो मैं लेटा हूं, ठीक है, उल्टा ऐसे। तो देखो, अगर ऐसे है तो बोलो बैलेंस कर सकता हूं मैं इस तरीके से? ऑब्वियसली आई विल नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन माय हैंड्स, और बैलेंसिंग भी अच्छी आनी चाहिए। लेकिन मैं बैलेंस कैसे कर पा रहा हूं? कैसे कर पा रहा हूं बैलेंस? क्योंकि जो मेरे सपोर्ट है वो लगभग सेंटर ऑफ मास के आसपास है ना। जितना मास मेरे अपर बॉडी में है उतना ही मास मेरी लोअर बॉडी में होगा, तो बैलेंस हो जाएगा। यस और नो? अच्छा, माइकल जैक्सन का एक मूव था, माइकल जैक्सन नाम सुने हो? बहुत पॉप सिंगर था, ठीक है। उसका एक मूव था, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे झुक जाता था। वो कैसे झुक जाता था सर? फिर एक अफवाह उड़ी थी मार्केट में कि वो ना जीरो ग्रेविटी शूज पहनता है, कि जब वो जूते पहन लेता है ना तो उसको ग्रेविटी काम नहीं करती, तभी तो वो ऐसे करके 45 डिग्री के एंगल पे झुक जाता है। कितनी फालतू की बात है ना वैसे तो ये। फिजिक्स, फिजिक्स ऑब्वियसली फिजिक्स की तो बात लगा दी ना उसने। अब ये तुम ये बताओ कि तुम ऐसे 45 डिग्री के एंगल में झुक सकते हो क्या? नहीं झुक सकते। जैसे ही तुम 45 डिग्री के एंगल में झुकोगे, तुम्हारा मास सारा का सारा आगे की तरफ झुक जाएगा। तुम्हारा सेंटर, ऐसे मान लो कि तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास है वो तुम्हारा बेस से बहुत आगे चला गया, तो ऑब्वियसली तुम गिर जाओगे, है ना। जैसे हम यहाँ, मैं नॉर्मली खड़ा हूं, मैं 1 घंटे तक खड़ा रह सकता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि जो मेरे पैर है दे आर प्रोवाइडिंग ए ब्रॉड सपोर्ट, एक चौड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे पैर, है ना। और उसकी वजह से मैं आराम से खड़ा रह सकता हूँ। मैं एक पांव पे भी खड़ा हो सकता हूँ। एक पांव पे कैसे खड़ा हो सकता हूँ? क्योंकि मैं बैलेंस हो रहा हूँ। अब देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं एकदम से यहाँ खड़े खड़े एक पैर उठा लूंगा तो मैं एक तरफ गिर जाऊंगा। यस और नो? मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं एक पैर ऐसे उठा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा राइट साइड में टिल्ट करना पड़ेगा। यस और नो? क्लियर हो गई बात? अच्छा, इमेजिन करो अब मैं एक पांव पे खड़ा हूं और मैंने ये वाला हाथ इधर कर दिया, तो अब बैलेंस बनाना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल। क्यों? क्योंकि मेरा सेंटर, जैसे मैं इधर करता हूँ थोड़ा सेंटर ऑफ मास मान लो कि इधर शिफ्ट हो जाता है। ऐसा थोड़ी देर के लिए अज्यूम करने को कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा, तो बात समझ में आई मैं जो कहना चाह रहा हूं? ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास हम क्यों स्टडी करते हैं? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह स्टडी करना चाहेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहां होनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना है तो कहां स्टडी करना पड़ेगा उसको? उसके सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम। सही है। जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। सही है। इमेजिन करो आपके पास एक रिंग है, ठीक है, वो रिंग होती है ना बच्चे पेट में डाल के ऐसे ऐसे करते हैं, वो वाली रिंग मान लो, ठीक है। मेरे को नहीं आता वो ऐसे ऐसे करना, ठीक है। तुम किसको आता है? किसको आता है ऐसे ऐसे करना? पेट पे डाल के ऐसे ऐसे। ओके, और मैम को आता है, पता है? हाँ, सच में? अच्छा, तो वो एक रिंग है, मान लो इतनी बड़ी रिंग है, ठीक है। अब रिंग यहां रख दी,
इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? सेंटर ऑफ मास यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, या सेंटर पे होगा? सेंटर पे होगा। क्या ये सेंटर वाला पॉइंट ऑन द बॉडी ऑफ द रिंग है? तो सेंटर ऑफ मास कैन बी आउटसाइड द बॉडी, इट कैन बी इनसाइड द बॉडी, दोनों जगह ये हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है? क्योंकि ये इमेजिनरी पॉइंट है। सही है? अच्छा भाई, ठीक है। तो अब यहां से पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास का मतलब समझ में आ गया, कब स्टडी करना है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास कंटेन्स द एंटायर मास ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास में पूरी बॉडी का मास रखा होता है। ठीक है भाई, एंड द मोशन ऑफ द बॉडी कैन बी इक्वेटेड टू द मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। जो बॉडी है उसके मोशन को हम कैसे बोल सकते हैं कि उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन के बराबर ही है। जैसा ऑब्जेक्ट का मोशन वैसा ही उसके सेंटर ऑफ मास का मोशन। सही है। अब एक नई इक्वेशन पुराने के रूप में समझाऊंगा मैं आपको। ये पुरानी इक्वेशन है। सही है। जो टोटल फोर्स लगेगी बॉडी पे वो क्या करेगी? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल डू नथिंग बट एक्सेलरेट द सेंटर ऑफ मास। समझ में नहीं आया? सही है। ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, नेट क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास मूव करने लग जाएगा। इमेजिन करिए एक ऑब्जेक्ट आपके पास कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब मैं इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं, तो बोलो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे सेम स्पीड सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, यस और नो? लेकिन अगर मैं इसी केस में ऐसे कुछ बोल दूं कि भाई यहां पे ऐसे रॉड है और मैं इसको ऐसे इस पॉइंट पे ऐसे पुश कर रहा हूं, तो बोलो आगे चलने के बाद क्या होगा? ये रॉड कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यस और नो? और उसके कुछ देर बाद ये रॉड कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यस और नो? बोलो क्या इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा क्या? लेकिन इस केस में भी हम एक इक्वेशन लगा सकते हैं, एंड दैट इक्वेशन इज दिस इक्वेशन कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सही है। कैसे समझना है इसको? इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो रॉड है, अब ये आपको रॉड की तरह ट्रीट नहीं करनी है। एक ऐसी रॉड नहीं मानना है कि जिसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना। आपको क्या मानना है कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आप क्या करिए, आप बहुत दूर चले जाइए, यहां से जाजगढ़ चले जाओ। जाजगढ़ चले गए, 6 किलोमीटर दूर चले गए। 6 किलोमीटर दूर जाने के बाद ये क्या दिखाई देगा? बहुत छोटा सा दिखाई देगा। तो मैं क्या कहूंगा कि एक बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। सही है, क्लियर है बात? उस छोटे से पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो पिक्चर मुझे दिखाई देगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर फोर्स लग रही है, यस और नो? बोलो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मुझे कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है? मुझे सेंटर ऑफ मास दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं क्या कहूंगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सिंपल है। सही है भाई? बोलो भाई, क्लियर? इफ ए बॉडी हैज जीरो मास देन इट्स सेंटर ऑफ मास डज नॉट एग्जिस्ट। उसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है भाई? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मासेस। मास के भी दो टाइप है। असल में ये मास नहीं, मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मास डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी ऑब्जेक्ट में मास कैसे फैला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बहुत पतला सा वायर है, फॉर एग्जाम्पल, बताओ इसका मास कहां है? सारा का सारा मास इसकी लेंथ में फैला हुआ है ना? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एल्यूमिनियम फॉयल है। एल्यूमिनियम फॉयल पता है ना आपको? एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है उसमें क्या होता है? आपको एरिया मिलता है, उस फॉयल में मास होता है, और वो सारा मास कहां है? उसके एरिया में फैला हुआ है। कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल सॉलिड स्फीयर है, उसका सारा मास कहां फैला हुआ है? उसकी वॉल्यूम में। अब ये सारी चीजें आएंगी आगे चल के, ठीक है? तो उसका मास कहां फैला हुआ है? उसकी वॉल्यूम में फैला हुआ है। ठीक है? अब मैं कहता हूं कि एक सिस्टम मैंने अज्यूम किया, मैं किसी भी चीज को सिस्टम मान सकता हूं। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मास कैन बी कंसिडर्ड ए सिस्टम। तो मैंने कह दिया कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है? मैं इन चार ऑब्जेक्ट्स को मिला के कह रहा हूं कि ये कंप्लीट सिस्टम है।
सही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बहुत ही हल्के वजन की रॉड है और इस तरफ उस पर एक डंबल लगा हुआ है और उसके तरफ इस तरफ भी एक डंबल लगा हुआ है ना। जैसे डंबल होता है ना, एक तरफ इधर मास होता है इधर मास होता है, तो बोलो, और यहाँ पे क्या है ये, बोलो बीच में रॉड कनेक्टेड है, इसको लाइट रॉड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बताओ क्या ये पूरा का पूरा एक सिस्टम नहीं है? यस और नो? तो इस तरह का सिस्टम भी हो सकता है। अब देखो इस तरह के सिस्टम में क्या है, मासेस अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, मासेस अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, डिफरेंट मासेस प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। ऐसे मास सिस्टम को कहते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट मास सिस्टम। इस मास सिस्टम इन विच इंडिविजुअल मासेस आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट पोजीशंस, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम। ठीक है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अब स्टार्टिंग से जो भी बताया है ना, वंशिका साथ साथ सुनेगी ना। अभी स्टार्ट किया है मैंने थोड़ी देर पहले, 10 मिनट हुई होंगे मेरे ख्याल। कितनी होगी वीडियो? 16। डेफिनेशन ही बताई। ठीक है, तो बोलो भाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड मानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं बैलेंस करना चाहूं तो क्या होगा, जितना मास इधर होगा उतना ही मास उधर होगा, तो उस पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इधर मास कम है इधर मास ज्यादा है। इधर बैलेंस नहीं होगा क्योंकि इधर मास कम है इधर मास ज्यादा है। तो बोलो सेंटर मास, सेंटर पे क्या होगा, ये बैलेंस होगा। यस और नो? तो जब जितना मास इधर है उतना ही मास उधर होगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही नोटबुक के साथ जितना मास लेफ्ट उतना मास राइट, जितना मास आगे उतना मास पीछे, तो बोलो वो बैलेंस हो जाएगी। यस और नो? और सिमिलरली फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जहां पे सारा मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, और इट इज इमेजिनरी, सारा ही मास उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है। टोटल मास एट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी। अब मास के टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहला है डिस्क्रीट मास सिस्टम। पहला क्या है भाई? डिस्क्रीट, जब मासेस अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हो। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? जब मासेस, इधर इधर होके बैठ जाओ तो दिख नहीं रहा होगा, जब मासेस अलग अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम। और जब पूरा का पूरा मास कंटिन्यूअस बॉडी में फैला होता है उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस मास सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं भाई? कंटिन्यूअस मास सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रॉड होती है, उसका पूरा मास कहां है? उसकी लेंथ में फैला हुआ है। यस और नो? ह्यूमन बॉडी में। बोलो ऐसा तो नहीं है कि मेरे हाथ में वजन नहीं है, ऐसा है क्या? बोलो यहां भी वजन है, यहां भी वजन है, पैरों में भी वजन है, सर में भी वजन है। यस और नो? ठीक है, अच्छा तो बोलो इस तरह की बॉडी को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस मास सिस्टम। सही है, ओके। समझ में आ गया दोनों के बीच का फर्क? अलग अलग जगह पे अलग अलग मास है तो डिस्क्रीट, सेम कंटिन्यूअस बॉडी के अंदर मास फैला हुआ है तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अच्छा, इसका आगे चल के लिखा भी हुआ है, कोई बात नहीं है। इसके 3 टाइप होते हैं फर्दर, 1 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी और 3 डायमेंशनल बॉडी। बोलो 1 डायमेंशनल बॉडी मतलब एक कोई पतला सा वायर, 2 डायमेंशनल बॉडी मतलब कोई एरिया, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल है, नोटबुक है, गत्ता है, दीवार है, ये सब क्या माने जाएंगे? ऑब्वियसली कंसीडरिंग के दीवार की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल का तो एग्जांपल कितने ही ले लो। सही है भाई? ठीक है, ओके, इसको स्टडी करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास देयर आर मल्टीपल मासेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास M1, M2, M3 और M4 4 मासेस है। कैसा सिस्टम है ये? डिस्क्रीट मास सिस्टम, अलग अलग मास अलग अलग पोजीशन पे है। ओके, तो इसका जो पहला मास है इसकी पोजीशन है R1 वेक्टर, M2 की पोजीशन है R2 वेक्टर, M3 की पोजीशन है R3 वेक्टर, और इन सब की जो स्पीड्स है M4 की R4 स्पीड्स हैं V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, V3 और V4। सही है, ओके। अब मुझे बताओ, अगर मुझे लिखना हो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, कैसे लिखूंगा? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सभी के इंडिविजुअल मोमेंटम्स को क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन के साथ? डायरेक्शन के साथ, बिकॉज मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सही है, ओके। तो मैं कहता हूं इस पूरे सिस्टम को मैंने क्या अज्यूम कर लिया? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिया। ठीक है, इस पूरे ये 4 जो ऑब्जेक्ट्स है ना, M1, M2, M3, M4, इन सब की जगह मैंने एक सिंगल ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिया, और ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट है ये क्या है? सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है।
इस ऑब्जेक्ट का टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। इसकी जो स्पीड है वो क्या है, vcm, और इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, rcm। सही है ना। हमने क्या बोला कि कंप्लीट सिस्टम को हटा के हम क्या रख सकते हैं, एक सिंगल सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं। यस और नो। कंप्लीट सिस्टम को हटा के क्या मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं। तो जैसा उन सब का मिला के होगा वैसा ही इस अकेले का सारा पोजीशन वगैरह, वेलोसिटी, मोमेंटम, सारी चीज की होगी। यस और नो। ठीक है, तो चलो इसका एक बार मोमेंटम लिख लेते हैं। बताओ टोटल मास ऑफ दिस इज m टोटल। ठीक है, तो m टोटल इंटू किसकी वेलोसिटी लूंगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो m टोटल इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसका मोमेंटम आ गया। इसका मोमेंटम कितना होगा उतना ही इसका होगा। इसका मोमेंटम कैसे लिखूंगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 प्लस m4 v4। आ गया ना भाई, बोलो क्या आ गया, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4। सही है, ओके। अब मैं कहता हूं ये m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 को उठा के इधर ले आओ ना, आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। वो किसके बराबर आ गया, vcm के। ओके, तो अब मैं यहाँ पे साथ साथ फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं, बोलो क्या लिखूंगा, vcm वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस m4 v4 वेक्टर। सही है भाई, ओके। यहां कौन था, टोटल मास था, उसको उठा के इधर ले आओ, है ना। तो बोलो हर एक के नीचे लिख दो m टोटल। सही है भाई, m टोटल, mt लिख रहा हूं सर, mt। सही है भाई, टोटल मास। ऑल राइट, बहुत बढ़िया हो गया ये तो, वेरी नाइस। तो vcm आप चाहो तो एक सिंगल ऐसे करके भी m टोटल लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत। ओके, अच्छा चलो vcm आ गया। vcm को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। पहला मास उसकी वेलोसिटी प्लस दूसरा मास दूसरे की वेलोसिटी प्लस तीसरा मास तीसरे की वेलोसिटी, चौथा मास चौथे की वेलोसिटी, और हर एक के नीचे कौन बैठा है, टोटल मास। ऑल राइट, अब सर vcm का तो पता चल गया, vcm तो आसान है। rcm कैसे निकालेंगे, rcm मतलब पोजीशन ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास। उस पूरे को हटा के एक सिंगल मास माना है ना, तो वो सिंगल मास की लोकेशन क्या होगी, मैं कहता हूं rcm वेक्टर उसका पोजीशन है। rcm कैसे निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो तो आरसीएम नहीं आ जाएगा। बोलो भाई, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाता है, पोजीशन आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। हाँ ठीक है, तो बोलो इसको इंटीग्रेट किया, क्या आ गया भाई, आरसीएम वेक्टर आ जाएगा। ऑल राइट, m1 इज ए कांस्टेंट, m टोटल इज ए कांस्टेंट, बाहर निकल देगा। हर एक को इंटीग्रेट करेंगे ना, हर एक टर्म को, तो बोलो हर एक को इंटीग्रेट करेंगे, ये और ये बाहर, v1 का इंटीग्रेशन r1। भाई पहले की वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या होगा, r1, r1 का डिफरेंशिएशन v1, v1 का इंटीग्रेशन r1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, m1 r1 वेक्टर बाय m टोटल प्लस, बोलो यहां क्या आएगा, m2 r2 वेक्टर प्लस सही है भाई, सही है। आप चाहो तो इसको ऐसे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है। तो बोलो इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया, ACM इज इक्वल टू, बताओ इसका कर, ये और ये कांस्टेंट है, तो m1 a1 वेक्टर, इसका एक्सेलरेशन भी रहा होगा कुछ ना कुछ, प्लस डिवाइड बाय m टोटल। सही है भाई, कोई दिक्कत, सिंपल है। ओके, अगर 4 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे सर। सही है, हो गया ना। अच्छा, इसको और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं ना इसको भी। बोलो क्या हो रहा है, पहला मास पहले की वेलोसिटी, दूसरा मास दूसरे की वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पे पहला मास पहले की पोजीशन, पहले मास को पहले की पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे मास को दूसरे की पोजीशन से कर दो, तीसरे मास को तीसरे की पोजीशन से, चौथे मास को चौथे की पोजीशन से, ऐसे चलता रहेगा। एवरी इंडिविजुअल मास इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद इट्स पोजीशन, एवरी मास मल्टीप्लाइड विद इट्स एक्सेलरेशन। यस और नो।
ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं समेशन। सम हो रहा है किसका, मास का वेलोसिटी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं एम आई बी आई, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास है। टोटल मास कैसे लिख दो, समेशन ऑफ एम आई, या समेशन एम भी लिख सकते हो, सम ऑफ मासेस। सही है भाई। अच्छा, आई का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है, 1 से लेके n तक जितने भी पार्टिकल्स होंगे। ओके, इसको भी बताओ, एम आई आर आई डिवाइड बाय समेशन एम आई, और यहां पे क्या आ जाएगा, सही है। ऑलराइट, सम कर रहे हैं, सम 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 मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड कर रहे हैं। छोटे छोटे पार्ट्स को तो हम इंटीग्रेशन में भी ऐड करते थे ना, है ना। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड कर देना। तो मैं कहता हूं यहाँ पे हर एक मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जब हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तब वहां पे फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए, हर एक छोटा सा मास ले लो, उसको मैंने छोटे से मास को बोल दिया डीएम, उस डीएम की जो वेलोसिटी है वो मैंने लिख ली वी, और उन सबको जोड़ना है तो मैं उसको क्या देता हूं, इंटीग्रेशन। और बोलो नीचे क्या आएगा, टोटल मास। टोटल मास मतलब डीएम का इंटीग्रेशन। सही है। ओके, बोलो यहां पे डीएम आर डिवाइड बाय, सही है। फीलिंग आ रही है ना थोड़ी थोड़ी। अब ये क्या है, आरसीएम। आरसीएम वेक्टर बोले तो पोजीशन वेक्टर, यस और नो, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर उसमें कौन कौन होता है, एक्स भी होता है, वाई भी होता है और जेड भी होता है। तो पार्टिकल के एक्स वाई जेड तीनों को स्टडी करना पड़ेगा हमें। तो जब मैं बात करता हूं पार्टिकल के एक्स एक्स वाले कंपोनेंट की, तो क्या आएगा बताना, पार्टिकल के एक्स वाले कंपोनेंट की स्टडी करेंगे, क्या आएगा, सिंपली आरसीएम बिकम्स XCM, x coordinate of center of mass. This is position of center of mass. This becomes x coordinate of center of mass is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by dash 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 m1 plus m2 plus dash dash dash. सही है, क्लियर, डन, ओके। सिमिलरली YCM, सिमिलरली ZCM, तो XCM आ जाएगा, YCM आ जाएगा, ZCM आ जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन, RCM वेक्टर XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप, मुश्किल है क्या, सही है। तो अगर मैं आपको कोई भी अब कुछ भी आलतू फालतू का कंस्टेंट कुछ भी सिस्टम दे देता हूं, क्या करना है आपने, हर एक पार्टिकल के लिए M1 M2 M3 M4 या तो दिया होगा या जो भी करना होगा उसके साथ, ठीक है। x1 x2 x3 x4 xy ऐसे भी निकाल सकते हैं, y1 y2 y3 y4 सब कुछ निकाल सकते हैं, z1 z2 z2। फिर XCM निकालना है तो मास को x वाली पोजीशन से ही मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, उन सबको ऐड कर देंगे, नीचे टोटल मास आ जाएगा। YCM करना हुआ तो मास को y कोऑर्डिनेट से y पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे, ऐसे ही z से करते चले जाएंगे। जो आंसर आएगा तो लिख लेंगे। समझ में नहीं आया, क्लियर हुई बात, कुछ कुछ फीलिंग आ रही है। तो आपने वो करना क्या है, अब मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे याद, हर एक मास को उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, हमारा आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑलराइट, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला थोड़ा सा और समझते हैं। m1a1 वेक्टर, m1a1 मतलब पहला मास और उसका एक्सेलरेशन। मैं कहता हूं ये तो पहले मास पे लगने वाली फोर्स ही तो है भाई। इस मास m1 के पास, m1 मास के पास कुछ a1 एक्सेलरेशन रहा होगा, है ना। m1 मास के पास a1 एक्सेलरेशन रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई f1 फोर्स लग रही होगी। m2 के पास a2 एक्सेलरेशन है क्योंकि उसके ऊपर f2 फोर्स लग रही है, f3 f4 ऐसे आ जाएगा। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ACM इज इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस 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 डैश 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 m टोटल
सही है भाई। सारी फोर्सेस को जोड़ दे क्या बन जाता है, एफ टोटल ही तो बन जाता है, वेक्टर एफ नेट या एफ टोटल डिवाइड बाय एम टोटल इज इक्वल टू एसीएम। एम टोटल को इधर मल्टीप्लाई कर दो, एम टोटल इंटू एसीएम। सही है। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और ऑन ए सिस्टम विल एक्सेलरेट द सेंटर ऑफ मास। सही है, डन। फीलिंग आ रहा है? यहां तक कोई डाउट है? सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कैसे निकालते हैं उसका पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गई बात? ओके। अब मुझे ये भी बताना है वीसीएम। वीसीएम में ये तो टोटल वेलोसिटी वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की, जेड डायरेक्शन की। तो क्या करेंगे, वीएक्स के लिए क्या करेंगे, वीएक्ससीएम मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन। क्या करेंगे, m1 vx1, m2 vx2, m3 vx3 चलता रहेगा ऐसे ही, m1 vy1, m2 vy2 ऐसे चलता रहेगा। सही है। अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो भी कर सकते हैं आप लोग, बस फॉर्मूले में अपने आप डायरेक्शन के हिसाब से ही आपको वैल्यू पुट कर देंगे। यहां तक कोई भी डाउट है, क्लियर नहीं हुई है, कोई और मन में सवाल पैदा हो रहा है तो आप मुझे बता। सही है भाई, ऑलराइट। तो ये पेज आपका हो गया, ठीक है। ये सब कुछ वही लिखा हुआ है तो उधर लिखा है मैंने, तो ये लिख लेंगे चाहे वो लिख लेंगे, एक ही बात। चलें आगे, एक पेज हो गया। ओके, अब ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के तो क्वेश्चन आएंगे अभी। एक छोटा सा कंसेप्चुअल कुछ लिखा हुआ है, पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है। ये तो द इक्वेशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ कुछ पल्ले पड़ा, कुछ कुछ। क्या कह रहा है, द इक्वेशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। जो सेकंड लॉ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो किसके एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, सिस्टम की एक्सेलरेशन की। और वहां पे हमने हर एक ऑब्जेक्ट को क्या माना था, पॉइंट ऑब्जेक्ट माना था, है ना। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, तो बोलो इस बॉडी के हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम। तो हम क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस रॉड को पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं तो क्या हो रहा है, एवरी पॉइंट हैज द सेम एक्सेलरेशन, सेम वेलोसिटी, यस और नो। लेकिन अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो क्या होगा बताना, ये रॉड थोड़ी देर बाद ऐसे घूम जाएगी, इस पॉइंट का इस पॉइंट का अलग अलग एक्सेलरेशन है कि नहीं है। तो जब हम इस तरह की बॉडी पढ़ते हैं जिनमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, हम क्या करते हैं, हर एक मास का एक्सेलरेशन अलग हो सकता है, इसलिए हम हर एक को स्टडी करने की बजाय क्या स्टडी कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास स्टडी कर लेते हैं और हमारा काम चल जाता है। समझ में आया? तो फॉर लार्ज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ मासेस we do not have to consider the acceleration of each and every mass, we can just consider the center of mass का motion, the acceleration velocity कुछ भी समझ में नहीं आया। चलें आगे, बोलो समझ में आया ना। हर एक मास को निकालोगे क्या अभी, हर एक मास के एक्सेलरेशन को, जरूरत ही नहीं है। ऑल राइट, ऑल राइट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्या करना है इसे ध्यान से देखो। ये आपके पास भाई दो मासेस हैं, पहले का मास m, दूसरे का मास m।
मतलब M1 भी M है और M2 भी M है। पहले का लोकेशन 0,0, दूसरे का लोकेशन 6,0। सही है, तो मैं कह देता हूं ये है M1, ये है X1, ये है Y1, ये है M2, ये है X2, ये है Y2। बोलो XCM कैसे निकालेंगे? M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। X1 कितना है? दोनों मास M है। X1 कितना है? तो जीरो ही है। दूसरा मास कितना है? M। X2 कितना है? टोटल मास कितना हो जाएगा? M प्लस M यानी कि 2M। तो 6M/2M, M से M कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6/2, 3। सही है। कॉमन सेंस भी यही कहती है कि सर देखो एक मास है M, दूसरा मास भी है M, तो बोलो सेंटर ऑफ मास इनके बिल्कुल बीच में नहीं होना चाहिए। जितना मास इधर है उतना ही मास इधर हो। कौन सा पॉइंट है जिसके इधर और उधर बराबर मास है? 3 है ना। पॉइंट इज 3,0। कॉमन सेंस से भी आ गया। और दूसरा XCM इक्वल टू 3 आ गया। अच्छा YCM निकाले तो M1 Y1 प्लस M2 Y2। बोलो Y1 और Y2 दोनों जीरो है ना, तो M1 इंटू जीरो प्लस M2 इंटू जीरो, जीरो आ जाएगा, तो YCM जीरो आ जाएगा। आ गया ना, 3,0। कोई दिक्कत? सही है। फॉर्मूला पुट करना आता है आपको? अब टेक आउट योर रफ नोट। इतना एक्सप्लेनेशन के बाद भी मुझे ही करने पड़ेंगे क्या? तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। हाँ भाई, हाँ ये क्वेश्चन करना है। अब की बार इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है सेकंड वाले के, लेकिन यहां से डिस्टेंस गिवन है। कर सकते हैं आप लोग? ओ आंसर आना चाहिए। हर एक बच्चा अपनी नोटबुक में आंसर लिखेगा, प्रॉपरली आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे करवाऊंगा, ये नहीं होगा तो अगला भी नहीं होगा। बोर्ड पे करवाऊंगा, किसी से भी करवा सकता हूं, और जो नहीं काम कर रहा है उससे तो जरूर लिखवाऊंगा। पहला मास दूसरा मास आइडेंटिफाई हो गए, फॉर्मूला पता है, वैल्यू रख दो। कितना है? फोन इसी का करो करो, आकाश भी बताएगा आंसर और लिख के दिखाएगा मुझे कहाँ है। व्हाट इज द वीडियो लेंथ? चलने दो। और टाइम क्या हुआ? 12, और आधा घंटा हो रहा है अभी तो। और क्या है, अभी तो आधा घंटा।
डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, m1 कितना है m और 2m, तो 2 मिला के कितना हो जाएगा, m प्लस 2m कितना होगा इसी का 3m। लिखो आप 12m डिवाइड बाय 3m कितना आ गया, 4 आ गया। अभी और किसी को भी नहीं आया है, तुम दिखाओ कहां लिखा तुम्हारा आया है। ये कितना है 0, प्रिंसिपल हो गया क्या, ग्रीन पेन लिया हुआ है, 0 6,0 6, ये हो गया 6,0, मास कितना है ये 2m। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, m1x1 प्लस पहला मास कितना है, ये दूसरा मास कितना है, ये कितना है m और ये कितना है 2m, m प्लस 2m, ये कितना हो जाएगा बताना, नीचे हो गया 3m, ऊपर हो गया x1 कितना है 0, x2 कितना है 6, तो बोलो m इंटू 0, 0 प्लस 2m इंटू 6 कितना आ जाएगा 12m, m से m कट गया, ये कट जाएगा 4, आगे ना 4। और y कोऑर्डिनेट किसी ने भी नहीं बताया, बताना तो था ना, लेकिन क्या ये स्टार्टिंग ऑफ लापरवाही सर, ये तो कॉमन सेंस, लेकिन बताना तो था है ना। अब जैसे इंटरव्यू में तुमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा रेज्यूमे लेके बैठे हैं, उनको पता है तुम्हारा नाम क्या है, अब पूछ रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते हाथ में लिया था अनपढ़ आदमी, क्या नहीं कह सकते ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक 2m है मास और एक 3m है, वो 0,6 पे रखा है और ये 8,0 पे। जनिता करके दिखाएगी, नोटबुक, मुझे नोटबुक दिखाना, ठीक है, करिए शाबाश ये वाला क्वेश्चन। यूज पेन एंड पेपर, अभी आईआईटीएन बने नहीं है, बनेंगे, तो अभी पहले सॉल्व करिए, सॉल्व करते 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 जब यूं लगने लग जाए कि अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही हो रहा है, तब रुकना है, अदरवाइज लिखना है ना संदेश। नोटबुक बंद करके पता नहीं क्या सोचने लग गया था। वो 3.6 कह रहा है, देख लो सुलझा लो आपस में, मेरे को नहीं पता, लड़ाई नहीं करना, लेकिन आराम से बैठे सुलझा। कितना आएगा, हाँ 12/5 इज कितना होता है, 12/5 3.6। ये वाली कैलकुलेशन मैंने नहीं सिखा रखी, कहीं तुम कहोगे सर आपने ये ऐसे सिखाया है? मैंने तो नहीं लिख रखा ना, फिर ठीक है।
आंसर चेक करूंगा नोटबुक में लिखा हुआ। क्या हो गया है? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। राइट द फॉर्मूला है, बोलो एक्स XCM is equal to M1x1 plus M2x2 divided by M1 plus M2. Similarly, YCM is equal to M1y1 plus M2y2 divided by M1 plus M2. सही है भाई? ओके, XCM का वैल्यू, YCM का वैल्यू बताइए। ये है X1 Y1 और ये क्या है x2 y2, ये है m1, ये है m2। तो बोलिए m1 की जगह क्या लिख दो 2m, और x1 की जगह क्या आ जाएगा प्लस m2 की जगह क्या लिख दो x2 की जगह डिवाइड बाय m1 प्लस m2 5m, है ना। ये तो जीरो हो जाएगा, m से ये m कट जाएगा, कितना आ जाएगा 24, कितना आएगा, तो XCM आ गया 4.8। YCM बोलो, Y2 जीरो है ना, तो इसको डायरेक्टली काट भी सकते हो चाहो, जो जीरो वाला उसको लिखना ही नहीं, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होने लगे तब। M1 2m, Y1 6, टोटल मास m से m कटेगा 12/5, कितना आ गया, सही है। तो XCM, YCM 4.8, 2.2 अभी आ गया, आया नहीं है? अभी समझाने के बाद आ गया, जो भी झूठ बोल रहा है। X1 Y1 का पता है, X2 Y2 पता है, M1 M2 फॉर्मूला पता है, पुट कर सकता है, फिर क्या डाउट रहेगा? वो छोटे बच्चे वाला काम कर रहा है तो वो करते हैं ना, वो जैसे कोई वर्ड क्लियरली नहीं बोलते हैं बच्चे, तो उस वर्ड के छोटे 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 पार्ट बुलवाते हैं उससे, और फिर उसको कहते हैं कि चला पूरा बोल के दिखा, फिर भी गलत बोल देता है ना। जैसे मुझे याद है आर्यन जब छोटा था तो वो नलकी होती है ना पानी वाली, उसको कहता था नकली, तो उसको बोला कि अरे नकली नहीं नलकी, नकली बोल, ने ले की नलकी, नकली, है ना। तो वही कर रहा है, पता है सारी चीजें, पुट करना आता है, पुट कर रहा है नहीं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखा हुआ है, M1 M2 M3 पता चल गया, X1 X2 X3 पता चल गया, Y1 Y2 Y3 पता चल गया, अब तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा। अच्छा सर ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमेशा ऐसे सोचा करो, साइड बराबर होगी, ये 6 होगा तो ये भी कितना होगा 6। बोलो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, कितना हो जाएगा 3, ये कितना है 6, ये 6 पता है, ये 3 पता है, तो ये कितना आ जाएगा, निकाल लेना, 3√3 आता है, सही है। बोलो अब यहां तक जाने के लिए कुछ x डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा 3√3, तो 3,3√3 आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत। या फिर एक और मेथड है, ये 6 है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा
30 डिग्री, 180 होगा ना यहाँ पे, 60, 90, ये बचेगा 30, तो बताओ 6 cos 30 डिग्री में आ जाएगा, 3√3 आएगा। सही है, ऐसे याद रखना है। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, 3√3, सॉरी 3√3 a√3, ठीक है। अच्छा कर लेना। मैथ के स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ, गलती नहीं पकड़ पाए वो, इट्स रियली अ शेम। a√3, हाँ सर a√3/2, कुछ नहीं हो सकता। देश का भविष्य जो है ना नींद में रहता है, सच्चाई बता रही है, हम बता रहे हैं उनको, ठीक है ना। 2 पार्टिकल सिस्टम, अब देखो भाई 2 पार्टिकल सिस्टम है, नाम ही है क्या, 2 पार्टिकल सिस्टम, तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे, 2, ये देखा, ऐसे ऐसे IIT सिलेक्शन होगा तुम्हारा, ठीक है ना। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कितने पार्टिकल, ठीक है, थोड़ा सा कंट्री साइड में बच्चों को खुश करने के लिए 2 पार्टिकल सिस्टम, कितने होंगे इसमें पार्टिकल, 2, क्या बात, तुम्हारे जैसा कोई बैच नहीं आज तक। भैया प्रिंसिपल साहब देखिए, ग्रीन पेन है तो भाई प्रिंसिपल ही बोलना पड़ेगा, है ना। ठीक है भाई, तो कितने पार्टिकल हैं, चेंजिंग मॉशन है। 2 पार्टिकल सिस्टम में 2 मासेस है, पहला मास है m1, दूसरा मास है m2। तो जब भी आपको 2 पार्टिकल्स दिखाई दें तो आपको इसके जो भी फॉर्मूले है ना वो याद आने चाहिए। फॉर्मूले क्या है कि सबसे पहले तो m1 है m2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, स्मॉल d, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ मास है ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कहीं होगा, फॉर ऑब्वियस रीजन, सही है, सही है। अच्छा, मैंने कह दिया कि जो पहला मास है उसका सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है दैट इज d1, ठीक है। सेकंड मास से जो डिस्टेंस है दैट इज d2, तो आपको d1 और d2 निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि जो m1 है ना ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी लोकेशन क्या हो गई, 0,0 हो गया, और इसकी लोकेशन क्या हो गई, d,0, सही है भाई, है ना। अब देखो y डायरेक्शन में तो कोई खेल ही नहीं है, तो सिंपली क्या करते हैं, x डायरेक्शन को ही कंसीडर कर लेते हैं, यस और नो। हमारे जैसे आए तो नहीं हुए, देखना एक बार, ये तो कराऊंगा, ये नहीं है तो 5 मिनट, तो बोलो यहां से डिस्टेंस d1, यहां से डिस्टेंस d2 है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, तो इसको मैं बोल देता हूं कि x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू d, m1 इज इक्वल टू m1, m2 इज इक्वल टू m2, तो xcm क्या आ जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही होगा। ओके, तो मुझे बताओ m1 इंटू x1, m1 इंटू 0 नहीं हो जाएगा ये, तो बोलो ये तो हो गया 0, यहां पे क्या आएगा m2 d डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, दिस द x सेंटर ऑफ मास, यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या है ये, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है भाई। ओके, x कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन पे ही तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यस और नो, यही तो है xcm भाई, ओरिजिन से ही तो मेजर करते हैं। हाउ मच इज इट, m2d by m1 plus m2, व्हाट इज दिस, दिस इज d1, ध्यान से देखना, d1 का वैल्यू क्या आ रहा है, d1,
इज इक्वल टू m2d डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सही है, ओके। अब मैं d2 निकाल लेता हूं। d2 कैसे निकालूं? d में से इस d1 को घटा देता हूं, तो बताओ d2 इज इक्वल टू d माइनस d1। तो d माइनस d1 का वैल्यू क्या आएगा? m2d डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एलसीएम ले लो। सही है भाई, m1d प्लस m2d माइनस m2d, तो m2d कट जाएगा, क्या बचेगा बताना? m1d बाय m1 प्लस m2। ध्यान से देखो, d2 इज इक्वल टू m1d बाय m1 प्लस m2, d1 इज इक्वल टू m2d बाय m1 प्लस m2। जो d1 है मतलब पहले मास से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है, दैट डिपेंड्स ऑन सेकंड मास इन द न्यूमरेटर। The distance of second mass from center of mass is dependent on first mass in the numerator। समझ में नहीं आया? क्लियर हो गई बात? तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला मास इंटू डिस्टेंस बाय m1 प्लस m2, और ये वाला मास होगा ये वाला मास इंटू डिस्टेंस बाय m1 प्लस m2। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत? मतलब अगर इससे डिस्टेंस निकालना है तो उसका मास देखना पड़ेगा, उससे डिस्टेंस निकालना है तो इसका मास देखना पड़ेगा। यस और नो? ऐसे मान लो कि जो भारी होता है, जो भारी होता है उसके नजदीक होता है सेंटर ऑफ मास, है ना? जिसके नजदीक होगा उसके दूसरे वाले से दूर होगा। तो मान लो अगर m2 बहुत बड़ा है तो m1 से डिस्टेंस ज्यादा होगा ना, और m2 से डिस्टेंस कम होगा। तो बोलो अगर m2 ज्यादा है तो ये डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो इसलिए न्यूमरेटर में m2 आता है। और अगर m1 छोटा है तो ये डिस्टेंस कम होगा। बोलो d2 का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? m1d बाय m2। सही है भाई, कोई दिक्कत? तो ये है भाई कुल मिला के, ठीक है ना? ओके, d1 और d2 पता चल गया। अब बताओ d1 बाय d2 कर दो, क्या आएगा? नीचे वाले m1 प्लस m2 कट जाएगा, d से d कट जाएगा, क्या आ जाएगा? m2 बाय m1। यानी कि distances from center of mass, distances from center of mass are in the inverse ratio of masses। सही है, याद हो गई ये बात? distances from center of mass from individual masses is inversely proportional, ठीक है ना? दूसरे मास पे डिपेंड करता है। सही है भाई, कोई दिक्कत? थैंक यू फॉर योर टाइम, विल टॉक